हेलो हेलो हेलो। चलिए, सबको नमस्कार है, प्रणाम है, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे इसके थ्योरी के बारे में, चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बातों को, एनसीईआरटी के हर लाइन को पढ़ेंगे। चलिए, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए, पिछली अध्याय में हमने सजीव में अनुरक्षण अथवा रख रखाव कार्य में संलग्न यानी जैव प्रकर्मों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हम उसको क्या मानेंगे? सजीव मानेंगे। पादप में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिमाण है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि होता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर ढकेल कर बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग अंकुरन कहते हैं। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो ये गतियां नहीं होती है। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती हुई बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। ये सब वृद्धि नहीं है। दिखाई देने वाली इन गतिविधियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसे एक चूहा देखा होगा। केवल यह नहीं कि हम गति को सजीवों के द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं जिनमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। चलिए देखिए, सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारे आंखों पर फोकस की जाती है तब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है, और इसकी अनुक्रिया में स्वतः को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह के नियंत्रित गति को पर्यावरण से भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुचित क्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। यानी कुल मिला के हम लोग इस टॉपिक में नियंत्रण और समन्वय के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत? देखिए, बहुकोशिकीय जीवों के शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलाप में किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में। चलिए देखिए, जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। आपसे पूछेगा कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा, जिसके विषय में हमने क्लास 9th में पढ़ चुका है। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूने के लिए हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाए कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं?
हम कैसे पता लगाएंगे? एक गर्म वस्तु को छू रहे हैं तो हमारे पर्यावरण के सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। यानी आप कोई चीज छुए, गर्म है, अचानक से हाथ खींच लिए, आखिर इसको कंट्रोल कौन किया? तो तंत्रिका तंत्र। ये ग्राही प्राय हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता करता है। आपसे पूछेगा कि रस संवेदी ग्राही किसका पता करता है? स्वाद का पता करता है, जबकि घ्राण ग्राही जो है एक गंध का पता करता है। बोलिए, रस संवेदी ग्राही किसका? स्वाद का, जबकि घ्राण ग्राही किसका पता करता है? गंध का। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमीकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। देखिए, ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। देखिए, तंत्रिका कोशिका में इस भाग को कोशिकाएं कहते हैं, ये केंद्रक है, और ये जो निकली हुई संरचना है इसको हम लोग द्रुमिका यानी डेंड्राइट्स कहते हैं। देखिए, इस भाग को तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन कहते हैं, और ये एक्सॉन का अंत होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ध्यान से। देखिए, एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करता है। जो डेंड्राइट से एक विद्युत आवेग पैदा करता है, यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। यह आवेग द्रुमिका से कहां तक जाता है? कोशिकाएं तक जाता है, और तब एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन से होता हुआ अंतिम सिरा तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान यानी सिनेप्स को पार करते हैं। देखिए, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसे सिनेप्स कहते हैं। यहीं पे एक और न्यूरॉन आके जुड़ जाएगा, यानी दो न्यूरॉन के बीच के संधि को, ज्वाइंट को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेश की मात्रा को देखिए, यह शरीर में तंत्रिका वेग की मात्रा की समान योजना है। इसी तरह का एक अंतर्गठन यानी सिनेप्स अंततः ऐसे आवेग को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। कोई दिक्कत? चलिए आइए, चलिए चित्र 17.1 को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहां सूचना उपार्जित की जाती है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, तथा इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे संचारित हो सके। कोई दिक्कत? चलिए आगे। देखिए, कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है? अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली दबाकर बंद कीजिए और फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या अंतर होता है? करें, अपनी नाक को अंगूठा और तर्जनी अंगुली से दबाकर बंद करिए और फिर चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या अंतर होता है? खाना खाते समय उसी तरह अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन का आप खाना खा रहे हैं, क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले पा रहे हैं? तो देखिए, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचे होंगे यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए उसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए और चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो देखिए, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया,
या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं इतना भूखा था कि प्रति वर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? मतलब अचानक से कोई घटना होती है। इन सभी उदाहरण में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं, फिर भी ये स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के नियंत्रण और समन्वय कैसे किया जाता है? देखिए, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु को एक दूराग्राही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें अपने आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा? उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रक्रिया के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग के जटिल अनोन्य क्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य है। करें कि यदि यह वस्तु स्थिति है, यदि यह वस्तु स्थिति है तो आप आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी के अर्घ सिरे पर स्थित होते हैं तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन, तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। अब देखें, इसी तरह यदि मस्तिष्क का वह भाग इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिका इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती है। यानी कहने का मतलब, जो तंत्रिका ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों में गति कराती है। तो जो प्रक्रम आगन संकेत का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? तो देखिए, सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है, मेरुरज्जु में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यद्यपि आगत क्रियाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प होता है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। देखिए,
ये मेरु रज्जु है। जैसे ही आप उष्मा किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो त्वचा की जो ग्राही है ये तुरंत प्रेरक तंत्रिका के रूप में कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। कोई दिक्कत? यानी क्या आप इन घटनाओं के प्रक्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है? चलिए अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में। देखिए, क्या मेरु रज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में सकेंद्रित होते हैं। मस्तिष्क में क्या होते हैं? सकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यहाँ सबसे मेन पॉइंट कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु किसका निर्माण करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। तो आज के बाद अगर पूछे कि बताइए तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता है, तो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु करता है। कोई दिक्कत? अब आई, हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण है। ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तथा संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। जैसे आपको ताली बजाना है तो इसके लिए मांसपेशी पेशियों में क्या भेजता है? संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। जो मस्तिष्क से निकली वाली कपालीय तंत्रिका तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। यानी जो परिधीय तंत्रिका है ये मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिका, आपको पता होगा कपालीय तंत्रिका 12 जोड़ी होती है और मस्तिष्क से निकलने वाली मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी होती है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी यह एक जटिल अभिकल्पना तथा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत और निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क के मिलनी रूप से कितने भाग हैं, तो मस्तिष्क के मिलनी रूप से 3 भाग हैं। बोलिए कौन कौन? पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 रीजन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। चलिए अब देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र में सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं और पहले से मस्तिष्क में एकात्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इन सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए। जो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे ही हमारी टांग की पेशी नियंत्रित करती है, हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क में नामांकित चीज का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। चलिए आइए
प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखें। जैसा कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम न भी सोचते हैं तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है कि भाई पचा दो, भाई सांस लेना है, नहीं तो पता चलेगा सांस लेना भूल गया हमारा शरीर। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। यह अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रण होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना, वमन, यमन मतलब वोमिटिंग पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। आपसे पूछेगा कि रक्तदाब, मुंह में लार का आना, वोमिटिंग, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये सब मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार करिए। ये प्रमस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धि तथा शरीर के संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर ये सभी काम करना बंद कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं? तो देखिए, मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, यानी इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथों को कमर के मध्य नीचे ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरु रज्जु की रक्षा करता है। यानी ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं? तो हमारा जो कशेरुक दंड है वो किसकी रक्षा करता है? मेरु रज्जु की रक्षा करता है। चलिए अब सवाल है कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं? तो देखिए, अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे। यह कैसे सूचना एकत्र करता है, इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होनी होती है तो पेशी ऊतक अंतिम कार्य करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तब पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर क्या करती है? गति करती है। अतः आगामी प्रश्न यह है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती है? तो इसका उत्तर होता है कोशिकीय अवयव की रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति बना लेती है। स्मरण कीजिए, जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तो हम विभिन्न प्रकार के पेशी जैसे ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी थी। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकता है? अब भाई क्या अंतर होगा? प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है?
दो कोशिका न्यूरॉन के बीच सिनेप्स क्या होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का संरक्षण करता है, हम एक अगरबत्ती का गंध कैसे पता करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है। चलिए अब है कि पादपों में समन्वय कैसे होता है। तो देखिए, शरीर की क्रिया के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है न पेशी। अतः ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। तो जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर जाता है। जानते हो क्या होता है, छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद यानी नया पौधा जो है कि दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त। चलिए उद्दीपन के लिए अनुक्रिया। आइए पहले प्रकाश की गति पर विचार करते हैं। जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपने पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं और न ही कोई पेशी ऊतक। फिर भी पादप कैसे स्पर्श या संसूषण करता है कि किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है। यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे किस भाग में गति होती है, तो यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों क्या है, भिन्न है। स्पर्श वाला बिंदु और गति वाला बिंदु ये दोनों क्या है, ये भिन्न है। अब देखिए, अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इन सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। बोले किसका उपयोग, वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होता है। अतः अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेना चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। चलिए अब सवाल है कि वृद्धि के कारण गति। चलिए वृद्धि के कारण गति। चलिए इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हैं, इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो देखिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम टाइप का ग्रंथि होता है। बस अंतर क्या है, तो पुरुष में वृषण होता है टेस्टिस और महिला में क्या होता है, अंडाशय होता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे। चलिए ध्यान दीजिए, स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो द्विदिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पादप जो हार्मोन है द्विदिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ऊपर भी विकास होता है नीचे भी। जंतु हार्मोन क्या करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते वक्त नहीं देखा होगा, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए
पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगली नहीं उगा सकते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करता है, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संबंधित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? तो O2 ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रित करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ पे हमको एक बात पता चला कि O2 ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है और थायरॉक्सिन बनाने के लिए किसकी जरूरत है? आयोडीन की। थायरॉक्सिन करता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम ग्वाइटर से ग्रसित हैं। आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर से ग्रसित है, जिसको हम लोग घेघा कहते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली गर्दन है। क्या आप इस चित्र 7.7 में O2 ग्रंथि की स्थिति के संबंध में संबंधित कर सकते हैं? कभी कभी हमने ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है यह कैसे होता है? तो देखिए, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। जैसे इनका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर का वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाता है तो यह बौनापन का कारण बनता है। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 साल रही होगी तो आपने अपने और उसके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ के समय है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का क्या होता है? स्रावन होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिसे डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है, क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं? उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में होता है, यानी इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है? अग्न्याशय, और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा की स्तर बढ़ जाती है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। चलिए, यदि हमें इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रिया विधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जा सकता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भ्रमण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ रहा है तो इसे अग्न्याशय की कोशिका डिटेक्ट कर लेती है और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रक्त में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आई, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं जिसके विशिष्ट कार्य होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि व दिए गए कार्य के आधार पर सारणी 7.1 को पूर्ण करें। तो देखिए, सबसे पहला वृद्धि हार्मोन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। करता क्या है? तो सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। कोई दिक्कत? अब आई थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करता है? तो हमने यही पढ़ा था कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन निकालता है। क्या निकालता है? थायरॉक्सिन। ये क्या करता है? तो शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन कहां से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय से, जो रक्त में शर्करा का संतुलन करता है। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? टेस्टिस से, जो क्या करता है? एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। चलिए, अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है एड्रीनेलिन। अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं।
एड्रीनलिन एड्रिनल ग्रंथि द्वारा निकलता है। चलिए, तो ये कुछ हार्मोन है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से निकलते हैं और हमने इनके कार्य को देखा। कोई दिक्कत? चलिए, हमने क्या क्या सीखा। तो जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, जब एड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। कोई दिक्कत? चलिए, हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़े थे। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें पादप हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को साइनेप्स कहते हैं। कोई दिक्कत? हम इतने सारी चीजों के बारे में देखे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के साथ।